क्योंकि सबको जानना है कि क्या चाचा भतीजा एक होंगे और आप तो परिवार है। परिवार तो हम सुख दुख में तो हमेशा साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की जगह जाते हैं, बैठते हैं, परिवार के बारे में बात करते हैं, ये तो चालू है। मुख्यमंत्री पूरी ताकत पुणे में लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी आखिरी दिन जो मुंबई महानगर पालिका में सोच रहे थे कि वहां होंगे, रोड शो करेंगे, वो पुणे आए हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं, इसका आकलन कैसे करेंगे आप? उनका काम करने की जो स्टाइल है उसमें कहाँ ए है, कहाँ बी है, कहाँ सी है, क्या करना चाहिए, कहाँ जोर लगाना चाहिए, ऐसी उनकी सोच रहती है। मुझे भी ताज्जुब हुआ कि आज वो पूना में कैसे है। लेकिन हमने कई बार भाजपा को ये बोलते हुए सुना है कि 29 में खुद के दम पर स्व बराबर, जो मराठी में कहते हैं, हम 29 में महाराष्ट्र के विधानसभा में। लेकिन आपने महाराष्ट्र की राजनीति देखी तो 85 के बाद कभी भी महाराष्ट्र में कोई सिंगल राजद पार्टी पूरी मेजॉरिटी में नहीं आई। वोटर ऐसा करता है। आप देखो ना, इस दफा लोकसभा के चुनाव में हमारे 17 आए, उनके 31 आए, और 5 महीने के बाद हमारे 238 आए, उनके 50 आए। लोग बहुत मजे से आपको सुनते हैं, आप भी चुटकुले मारते हैं या उनकी बातों, एक इंटरेक्शन होता है। ये बदलते हुए अजीत पवार, अजीत दादा बहुत महाराष्ट्र को पसंद आ रहे हैं। मैं पहले तो बहुत कड़क था, अभी थोड़े सौम्य हो गए आप। वो होना ही पड़ता है। तो आपको तो आई लव यू भी बोला जाता है, कार्यकर्ता आपको स्टेज के नीचे से कहता दादा आई लव यू, आप उसको जवाब भी देते हैं कि आप बटन दबाओ, आई लव यू घर पे। आपका एक बयान था कि अब पवार साहब ने रुकना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। आज भी अजीत दादा उसी बयान पर कायम है, क्योंकि चर्चा ऐसी है कि बिल्कुल नहीं, उनका जो भी वो उनका अधिकार है। महाराष्ट्र में होने जा रहे 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव महाराष्ट्र के दो बड़े राजनीतिक परिवारों के मिलन का अवसर बना। मुंबई में मराठी अस्मिता, मराठी अस्तित्व के नाम पर दो ठाकरे भाई एक हुए, तो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भाजपा को अखाड़े में पटखनी देने के लिए अजीत पवार शरद पवार के साथ आते हुए नजर आए। अब क्या चाचा भतीजा इन चुनावों के बाद भी एक ही होंगे या एक साथ दिखाई देंगे? इस सवाल के साथ अन्य तमाम चुनावी राजनीतिक सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ खुद महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष श्री अजीत पवार जी हैं। दादा, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्ते। सवाल की शुरुआत है, इस इंटरव्यू की शुरुआत इससे क्योंकि सबको जानना है कि क्या चाचा भतीजा एक होंगे और एक ताकत के तौर पर आगे, जो आप पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में लड़ रहे हैं, इसी तरह महाराष्ट्र की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में भी दिखाई देंगे। ये चुनाव डिक्लेयर होने के बाद महायुति में हम तीनों पार्टियां हैं, हमने तय किया कि ज़्यादा से ज़्यादा साथ साथ लड़ने का। लेकिन पहले से ही हमें बताया कि पूना में, पिंपरी चिंचवड़ में ये नहीं होने वाला। तो मैंने शिवसेना के प्रमुख एकनाथराव शिंदे जी को साथ बात की कि हम एक साथ वहाँ युति करेंगे, सीटों का बंटवारा करेंगे और लड़ेंगे। वो बोले नहीं, हम बीजेपी के साथ जाना चाहते। तो मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ के दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं, दोनों एनसीपी के, उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि अगर सीटों का बंटवारा ठीक तरह से हो सकता है तो क्यों नहीं वोटिंग का डिवाइडेशन न हुआ तो अपने को ज़्यादा मदद हो सकती है, ऐसा उन्होंने प्रपोजल रखा। फिर मैंने मेरे कुछ साथियों के साथ बात की, सामने वाले एनसीपी के कुछ लीडरों ने बात की और फिर तय हुआ कि ठीक है, हम करेंगे। लेकिन एक अफवाह से उठी कि सभी घड़ी के सिंबल पर लड़ना चाहिए। हमने किसी ने बताया नहीं था, लेकिन कैसा हुआ मालूम नहीं। फिर ब्रेक बैठा, फिर मैंने फ़ोन किया, सुप्रिया सुले जी को किया, डॉक्टर अमोल कोल्हे जी को किया, शशिकांत शिंदे जी को किया, जयंत पाटिल जी को किया कि मैंने तो कभी नहीं ऐसा कहा था। जब आप साथ साथ लड़ना चाहते हैं
तो महाराष्ट्र में सालों से आघाड़ी है, युति है। पुरानी बीजेपी शिवसेना युति अपने अपने सिंबल पर लड़ती थी, लोकसभा हो, विधानसभा हो, लोकल बॉडीज के चुनाव हो। उससे वैसे ही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने अपने सिंबल के ऊपर लड़ती थी। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा मैंने नहीं कहा था। फिर एक प्रभाग में थोड़ा सा हमें ही वो चाहिए था, उनको भी चाहिए था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैत्रीपूर्ण लड़त हम करेंगे। लेकिन फिर बाद में उसमें से कुछ हुआ नहीं। फिर एक में उन्होंने विड्रॉ किया, दूसरे में हमने विड्रॉ किया और युति हो गई। वैसा ही पिंपरी चिंचवड़ में हुआ। लेकिन लास्ट में एक दो दिन पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी का फोन आया, उदय सामंत जी का फोन आया और हम यहाँ कर सकते हैं। मैंने बोला कि अभी बहुत हम आगे चले गए हैं। लेकिन वो बोले नहीं, कुछ तो रास्ता निकालने की कोशिश करो। फिर हमने क्या किया, एबी फॉर्म देने के बाद वो बोले ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। तो यहाँ हमने तो कैंडिडेट को बताया था कि आप काम शुरू करो, और काम उन्होंने शुरू किया था। लेकिन पिंपरी चिंचवड़ में दो प्रभाग में हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, शिवसेना और धनुष्यबाण और गढ़ी की। तो वहाँ हमने साथ साथ लड़ रहे और दोनों जगह दोनों एनसीपी साथ साथ लड़। लेकिन भविष्य की अगर मैं बात करूं, अभी आपने बताया कि कैसे हुआ, लेकिन चर्चा यही है कि 25 तारीख के बाद शायद सुप्रिया सुले केंद्र में आपके ही साथ में दिखाई देंगी, उनको मंत्री पद दिया जाएगा, आप पूरा पार्टी का नेतृत्व करेंगे, आप दोनों ही पार्टियां का विलीन होंगी और एक साथ आपको दिखाई देंगी, जो पहले की स्थिति थी। गणेश जी, ये सब मीडिया वाले ही बोल रहे हैं। मैं सच बात करता हूँ, क्योंकि ये सब हुआ एबी फॉर्म देने के बाद। मेरे ख्याल से विड्रॉ होने के बाद किसी को पर्चा अगर वापस लेना है तब लेने का टाइम भी खत्म हुआ और ये बातें शुरू हुई। वैसे कोई भी बात हुई नहीं। हमने सब ने टारगेट किया है आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव। लेकिन ये संभव तो है ना, इसको आप नकारते तो नहीं है? भविष्य की बात में करूँ तो ये देखो, मैंने बार बार बताया कि कोई भी पॉलिटिक्स में हमेशा किसी का दोस्त नहीं रहता, हमेशा किसी का एनिमी नहीं रहता। और आप तो परिवार है। परिवार तो हम सुख दुख में तो हमेशा साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की जगह जाते हैं, बैठते हैं, परिवार के बारे में बात करते हैं। ये तो चालू है। दादा, हमने तो देखा है कि हमेशा आपके जो पेट में बात होती है वो मुंह से निकलती है, क्योंकि फिर सामने दोस्त हो या दुश्मन हो एकदम हजर जवाबी आप रहते हैं। पर जिस प्रकार से भाजपा की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि परिवार साथ में आना चाहिए आने वाले दिनों में? देखो, मैंने पहले ही बताया आपको कि हम ये चुनाव का अभी आज लास्ट डे प्रचार करने का, तो वो चुनाव ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है अभी। महत्वपूर्ण है। लेकिन दादा, अगर भाजपा की बात करें तो जो चुनाव आपका हो रहा है, मुख्यमंत्री पूरी ताकत पुणे में लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी आखिरी दिन जो मुंबई महानगर पालिका में सोच रहे थे कि वहां होंगे, रोड शो करेंगे, वो पुणे आए हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं, इसका आकलन कैसे करेंगे आप? कुछ तो उनका सर्वे चालू रहते हैं हमेशा, हर दिन। मैंने पार्लियामेंट के वक्त भी देखा, असेंबली के वक्त भी देखा। तो उनका काम करने की जो स्टाइल है, उसमें कहाँ ए है, कहाँ बी है, कहाँ सी है, क्या करना चाहिए, कहाँ जोर लगाना चाहिए, ऐसी उनकी सोच रहती है। मुझे भी ताज्जुब हुआ कि आज वो पूना में कैसे है, लेकिन पूना में है। मैंने रात को जानकारी ली तो वह आज पूना आने वाले हैं और कुछ रैलियां करने वाले हैं। दादा, महाराष्ट्र में अभी आने वाले दिनों में आईपीएल शुरू होने वाला है, क्रिकेट के मैच। उस प्रकार की जिस टीम में हर एक कौन सा प्लेयर कौन से टीम में रहता है, वैसी राजनीति अभी हुई है। तो आपने
जिस प्रकार का आपका करियर रहा है, कि आपको लगता है कि ये महाराष्ट्र को शोभा दे रहा है? आप ही खुद कह रहे हैं कि हमारा अंडरस्टैंडिंग शिवसेना के साथ भी हुआ है, दूसरी तरफ एनसीपी के साथ भी हुआ है, वहां पे मुंबई में आप खुद अलग लड़ रहे हैं। क्या हो क्या रहा है महाराष्ट्र की राजनीति को? खराब नहीं हो रही महाराष्ट्र की राजनीति? आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन क्या है, सभी उसी रास्ते से जाना चाहते हैं। तो इलेक्टिव मेरिट जिसमें है उसको अपने ओर खींचना, उसको टिकट देना। इतने साल वहाँ के कार्यकर्ताओं ने काम किया होता है, लेकिन उसको भी टिकट न देना ये गलत है। लेकिन अभी क्या करें, लेकिन सब कर रहे हैं, ये सही है। पर दादा एक सवाल मेरा ऐसा है कि फिर चाहे वो गुंडा क्यों ना हो, गुंडा के घराने को फिर उसको शामिल किया जाए। टिकट दिए गए हैं पार्टी की तरफ से, सभी पार्टियों में दिया है। और आपको पता होगा पुणे में कुछ सालों से के पहले, यानी कांग्रेस की राजवट जब थी, तब तो एक को मेयर बनाया था, आपको पता होगा शायद। और लोग वोटिंग करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये मुझे भी लगता है। लेकिन मैंने आपको बताया, मैजिक फिगर लाने के लिए ये सब शुरू है, और फिर एक दूसरे के ऊपर आपने नहीं दिया क्या, आपने नहीं दिया क्या, ऐसा चल रहा है। विनिबिलिटी क्राइटेरिया आप कहते हैं, विनिबिलिटी देख के आप टिकट दे रहे हैं। दादा, ये जो अलग अलग चुनाव लड़ना स्थानीय निकाय चुनावों में, ये तो पारंपरिक तौर पे रहा है। इससे पहले भी आप अलग ही लड़ते रहे, ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है। हम कांग्रेस में 15 साल थे, यहाँ के गवर्नमेंट में, तब हमेशा कांग्रेस और हम बहुत जगह अलग अलग ही लड़ते थे। अलग लड़ना इन चुनावों में ठीक है, लेकिन हमने कई बार भाजपा को ये बोलते हुए सुना है कि 29 में खुद के दम पर स्वः बड़ावर, जो मराठी में कहते हैं, हम 29 में महाराष्ट्र के विधानसभा में रहेंगे। आपको ये खतरे की घंटी नहीं दिखाई देती? क्योंकि ये जिस तरह जा रहे हैं, आपको बहुत दूर रख रहे हैं, वो दिख रहा है। हर एक पार्टी कौन सी भी हो, वो अकेले गवर्नमेंट लाना चाहती है। कार्यकर्ताओं को मॉरल सपोर्ट देने के लिए आपने जो स्टेटमेंट निकाला, बोला, वो स्टेटमेंट पार्टी के प्रमुख लोग बोल देते हैं। लेकिन आपने महाराष्ट्र की राजनीति देखी तो 85 के बाद कभी भी महाराष्ट्र में कोई सिंगल राजद पार्टी पूरी मेजॉरिटी में नहीं आई, यानी 40 साल हो गए। और महाराष्ट्र के आपने अगर यहाँ की विदर्भ में अलग सोचते, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, बम्बई, ऐसे सभी जगह के लोग जब वोटिंग के लिए जाते हैं, गणेश जी मैं आपको बताता हूँ, मैंने पूरे देश के चुनाव देखे। देश के चुनाव में एक पार्टी यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वन साइड आती है, किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, आप तो 2 दफा कितना 90% से ज्यादा वोट सीटें उनकी आई थी। आप ममता बनर्जी हो, बीच में अखिलेश हो, चंद्रबाबू हो, सभी जगह एक्सेप्ट महाराष्ट्र वैसा कभी नहीं होता। तो वोटर वैसा करता है, वोटर वैसा करता है। आप देखो ना, इस दफा लोकसभा के चुनाव में हमारे 17 आए, उनके 31 आए, और 5 महीने के बाद हमारे 238 आए, उनके 50 आए। कितना फर्क है आपको पता होगा। अगर आपने याद किया तो 99 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब बने सेंट्रल में। एक ही दिन वही वोटर अंदर जाके एक पार्लियामेंट के चुनाव के लिए कैंडिडेट को वोट दे रहा था, और दूसरे वही असेंबली के चुनाव के लिए उसको वोट देने का अधिकार दिया था। काउंटिंग के बाद पार्लियामेंट के चुनाव में वाजपेयी साहब को थोड़े ज़्यादा सीटें मिली, और यहाँ 99 में कम से सीटें कम थी, लेकिन विलासराव देशमुख जी को फिर कांग्रेस ने लीडरशिप दी, और शेतकरी कामगार पार्टी यहाँ एक थी, अभी भी है, लेकिन अभी बहुत वो कम हुई है। तो उनके कुछ तो 11 ऐसे कुछ सीटें आई थी, मुझे याद नहीं, लेकिन 5 सीटें आई थी। उनको मिनिस्ट्री, एक कैबिनेट और 2 स्टेट मिनिस्टरशिप दी थी। हमारे मीनाक्षी ताई और मोहन पाटिल
और कैबिनेट गणपत राव जी थे। ऐसा हुआ है, यानी हमारे लोगों की सोच अलग है, हमारे यानी महाराष्ट्र के लोगों की। 2029 की बात करें तो यही फॉर्मूला देखने मिलेगा जिस प्रकार से भाजपा भाषा करेगी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की, तो यही फॉर्मूला दिख सकता है ना अजीत दादा? इतना जल्दी उसके बारे में स्टेटमेंट करना गलत होगा, क्योंकि 1.5 साल के बाद पार्लियामेंट का चुनाव है और हर एक चुनाव के वक्त अलग अलग सिचुएशन तैयार हो जाती है। लेकिन बीजेपी के हाईकमांड के साथ हमने जब बात की तब वो बोले कि एनडीए के जो भी एनडीए के साथ है जो पार्टियां पूरे देश में, उनको हम साथ लेके जाना चाहते हैं। दादा, लेकिन आप हमेशा अभी जो सुबह के 6 बजे आप 6 बजे आपने हमको बुला लिया, बदलते हुए दादा भी बहुत, मतलब आपके काम की तो आप सुबह ही करते थे, लेकिन पिछले 10 मिनट से जब इंटरव्यू चला है 15 मिनट से, आप हंसते हुए बहुत नजर आ रहे हैं। और आपका मैंने पूरा इस चुनाव प्रचार का मैंने बहुत भाषण देखे, लोग बहुत मजे से आपको सुनते हैं, आप भी चुटकुले मारते हैं या उनकी बातों एक इंटरेक्शन होता है। ये बदलते हुए अजीत पवार, अजीत दादा बहुत महाराष्ट्र को पसंद आ रहे हैं, ये क्यों हुआ है? मतलब सच में कह रहा हूं मैं। गणेश जी, इसका कारण ये है, पहले 2022 तक हमारे जो मेन लीडर थे वो पवार साहब थे। हमने उनके लीडरशिप में काम की शुरुआत की 91 से, तो अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं थी, जो भी है लास्ट में पवार साहब देखेंगे, ऐसा मन में आता था, तो हम हमारे हिसाब से चलते थे। लेकिन जब कुछ साथियों ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाली, तो गणेश जी आप भी अभी इस क्षेत्र में इतने सालों से है, इनको तो मैंने देखा है दादा आपके, हाँ जी, कुछ साल पहले। लेकिन जैसे जैसे प्रमोशन हो जाता है हर एक में, तो जिम्मेवारी बढ़ती है। लोग लास्ट में हमारे पास, जैसे हम लास्ट में पवार साहब के पास जाते जैसे थे, अभी आपके पास आते हैं, और फिर पवार साहब जो डिसीजन देंगे वो फाइनल, वैसा भी मुझे करना पड़ता है। तो मेरे कार्यकर्ता उसमें नाराज न हो जाए। मैं पहले तो बहुत कड़क था, ये अभी थोड़ा सौम्य हो गए आप। वो होना ही पड़ता है। तो आपको तो आई लव यू भी बोला जाता है, कार्यकर्ता आपको स्टेज के नीचे से कहता दादा आई लव यू, आप उसको जवाब भी देते हैं कि आप बटन दबाओ आई लव यू घर पे। अभी क्या करें, लोग अलग अलग, अभी की यंग जनरेशन उनकी सोच अलग है, वो अपना डेवलपमेंट का विचार करती है, वो सोचती है। तो मुझे इतना ही कहना है कि हमारे यह लोकल बॉडीज के चुनाव, मेरा ये होम टाउन है, मेरा घर, हम अपने घर में बैठे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 9 साल जिसके पास यहाँ क्या जिम्मेवारी थी लोकल यहाँ संस्था की यानी कॉरपोरेशन की, उन्होंने ठीक तरह से किया नहीं। और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ प्रूफ दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ। आपको मालूम नहीं, पूना के लोग इतने परेशान हैं, हमारे यहाँ पानी है तो भी पानी ठीक तरह से लोगों को मिलता नहीं, रोड कितने खराब है। नया एरिया जो 34 विलेजेस, बाद में 2 कट हो गए क्योंकि वो नगर पालिका हुई, लेकिन 32 विलेजेस गणेश जी आज अब जाके देखा ना, कचरा, रोड्स एकदम खराब, कुछ भी सुविधा नहीं। वहाँ कुछ जगह अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं, स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन डालना पड़ता है, वो नहीं। बहुत 2 बार से तो बीजेपी है यहाँ पे, तो आप ये कह रहे हैं दो बार नहीं, एक बार आई, लेकिन 9 साल 5 साल होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। अगर प्रशासन होते हुए भी वही देखते थे, क्योंकि वही यहाँ का काम उनका पॉलिटिक्स देते। ये तो 9 साल में ये सब चेंज होना चाहिए था। आपको जरा मालूमात करें, 25 साल मेरे पास पिंपरी चिंचवड कॉरपोरेशन का पूरी जिम्मेवारी थी। 1992 से 2017 तक मैंने, सच में बताऊं, मैंने जितना हो सके उतने रोड वाइंडिंग किया, डबल फ्लाईओवर बनाया, सिंगल फ्लाईओवर बनाया, ग्रेड सेपरेट बनाया, पानी का बंदोबस्त किया,
स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड तैयार किए, गार्डन तैयार किया, बहुत कुछ किया। आप अगर वहां जाके देखे, काफी चर्चा भी थी। हाँ, आज भी लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ के शिल्पकार अजित पवार ही है। और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में बेस्ट सिटी यह अवार्ड उसको मिला था देश में। वो हमारा योगेश बघेल ही इस गया। बार परिवर्तन हुआ क्योंकि भाजपा बहुत स्ट्रांगली कंटेस्ट कर रही है आपके खिलाफ। और मैं ये सवाल भी आपसे पूछना चाह रहा था कि जो पुरानी बातें थी वो वापस दोहराई जा रही हैं, भ्रष्टाचार के आरोप वापस लगाए जा रहे हैं, आपके साथ जाना ये गलत है ऐसा बताया जा रहा है भाजपा की तरफ से, खुले मंच पर कह रहे हैं। आप सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, साथी हैं, फिर भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना आपको ठीक लगता है? सही है, लेकिन मैंने देखा 2017 में बीजेपी शिवसेना साथ साथ होते हुए भी आपने वहां के ठाणा कॉरपोरेशन और मुंबई कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त उनके स्टेटमेंट देखे तो इससे भी ज्यादा एग्रेसिव थे। इतना कुछ हम टाइगर के मुंह में डालेंगे, ये सब बहुत कुछ था। लेकिन चुनाव होने के बाद फिर सब ठीक ठाक हुआ। दादा, आपने तो नेतृत्व की बात की, आपने तो खुद बताया कि नेतृत्व करना पार्टी का कितना कठिन जाता है। पवार साहब से बातचीत होती है? किस प्रकार की बातचीत होती है? नहीं, इसके बारे में क्या हुआ, पहले भी हम जब साहब के नेतृत्व में भी हमने काम शुरू कराया, मैंने आर पाटिल ने, जयंत पाटिल ने, दिलीप वैसे पाटिल ने, सुनील तटकरे जी ने, सब बहुत हमारे तब की टीम थी। लेकिन फाइनल डिसीजन साहब ही लेते थे। वो शायद किसी के साथ बात करते होंगे, हमें पूछने का भी अधिकार नहीं और जानकारी लेने का भी अधिकार नहीं। लेकिन 2004 में भी हमारे सबसे ज्यादा विधायक चुन के आए थे 71 और कांग्रेस के 69। तब सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की प्रमुख थी, तो उन्होंने कांग्रेस के लोगों को बताया था कि जिसके ज्यादा विधायक उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा, अभी एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ मालूम नहीं। हमारे प्रमुख जी, ये जो हमारे हाईकमांड है, उन्होंने 4 कैबिनेट मिनिस्ट्री ज्यादा ली, 4 डिपार्टमेंट ज्यादा ली और चीफ मिनिस्टर छोड़ दिया। 43 में से मेरे ख्याल से तब 22 या 23 हमारे मिनिस्टर थे और वो 20 थे। लेकिन विलास राव गवर्नमेंट चलाने के लिए एकदम माहिर थे, उधर वो गवर्नमेंट। लेकिन उस बार आप मुख्यमंत्री बन सकते थे? मतलब मैं नहीं पार्टी आपने बनाई हाँ, थी, आपके पास ही नहीं, आपने पूरा नहीं 2000 में नहीं था। 2004 में आर पाटिल और भुजबल साहब थे, और भुजबल साहब या आर पाटिल, ये दोनों में से एक चॉइस 100% होती थी। दादा, पर आपका एक बयान था कि अब पवार साहब ने रुकना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। आज भी अजीत दादा उसी बयान पर कायम है? क्योंकि चर्चा ऐसी है कि बिल्कुल नहीं। उनका जो भी, वो उनका अधिकार है, वो जितना वहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी उन्होंने तैयार की है। पूरे देश के वो बड़े नेता है, देश के सभी लीडर अलग अलग पार्टी को उनको बहुत रिस्पेक्ट देते। अभी 10 दिसंबर को सुप्रिया ने वहाँ एक खाना रखा था, तो पार्टी रखी थी, तो बहुत से लोग आए थे, बहुत से लोग, सभी पार्टी के, और वो साहब को मिलते थे। अलग अलग क्षेत्र के लोग आए थे, मैंने खुद देखा। मैंने करीबन 10:30 बजे, मैं 10:30 या 11 बजे तक मैं वहाँ था। यानी इसका मतलब साफ है कि फिर एक बार शरद पवार जी राज्यसभा पे जाएंगे आपकी पार्टी की मदद से? नहीं, उसके बारे में तो कुछ बात भी नहीं, वो पर आप तो मैंने सोचा भी नहीं। हो जाएगा ना, हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम बैठे ही नहीं। हम, हमारे प्रफुल्ल पटेल जी है, सुनील तटकरे जी है, छगन भुजबल जी है, ऐसे बहुत से हमारे सहकारी है। यानी जब समय आएगा तब हाई होगी ना? अभी मैं कैसे बताऊं बाबा। सर, मैं वापस चुनाव के बाद आपको ले आता हूँ थोड़ा, क्योंकि अभी आप जो चुनाव कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप जो मैनिफेस्टो लेके आते हैं उसमें आप पर जुमलेबाजी का आरोप लगाते हैं। आपने कहा कि मेट्रो में मैं सुविधा उपलब्ध करा मेट्रो और दूंगा, पीएम पेवेल फ्री दूंगा। उस पर
सीएम आके कहते हैं कि इस तरह की घोषणा करने का अपने पापा क्या जाता है, जुमलेबाज आपको बताते हैं, आप ही के मित्र हैं, तो इन सब चुनावों को, मैनिफेस्टो को भी आपको झूठा करार देने की कोशिश उनसे हो रही है। ठीक है, वो उनका अधिकार है। लेकिन आप उनके फर्म हैं। वोटर को उनके पास रखने के लिए वो ऐसा स्टेटमेंट करेंगे। हमारे अपोजिशन वाले तब असेंबली के चुनाव के वक्त भी बोल रहे थे ये लाडली बहना खाली वोटिंग लेंगे और बाद में बंद करेंगे। ये पावर की जो 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर के फार्मर्स को ये माफी दी है। ये चुनाव होने के बाद 2003-4 में कुछ तो चुनाव हुआ, एक बिल 0 का दिया और फिर बाद में तुरंत बिल देना शुरू किया। मुझे याद है, मैं तब जूनियर था। 2003 सुशील कुमार शिंदे जी चीफ मिनिस्टर थे, तब डिक्लेयर किया। और विलासराव जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद नहीं, एक बिल दिया ना शिंदे साहब के, तब शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन चुनाव होने के बाद हम फिर वापस गवर्नमेंट में आए और उन्होंने तय किया कि नहीं, ये अपने को बहुत कठिन जाएगा, इसीलिए ये खत्म करो, और वो खत्म किया। वैसे हमने तो वो दोनों भी स्कीमें, लाडली बहना और पावर के बारे में 0 भी जारी रखी, लेकिन 2100 नहीं किया ना, 1500 ही अभी भी। अरे चालू है 5 साल के लिए अपना जो रहता है मैनिफेस्टो, ये तुरंत नहीं, 5 साल के लिए चलता है। लेकिन दादा, आपको लगता है कि भाजपा, चलिए आप अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस अच्छे मित्र हैं, पार्टी भी, आपने उस दिन कहा कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन मुझे साथ में लिया, तो आप भाजपा चाहती है कि अजीत पवार है, मैं मानता हूं, चलिए। लेकिन जिस तरह की भाषाएं होती हैं, जिस तरह आप ही के मंत्रियों पे कार्रवाई होती है, जैसे कोकाटे साहब पे हुई, फिर आपको धनंजय मुंडे पे हुई, अब आप कहेंगे कोकाटे साहब तो कोर्ट की वजह से गए, लेकिन उसी तरह की चीजें अगर शिवसेना के आमदार या मंत्री करते हैं, उन पर भी, उनकी भी वीडियोज आ रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गणेश जी, मैं आपको बताऊं, कार्रवाई हमने की है। हमारे पार्टी के मिनिस्टर किसको रखना, किसको हटाना, यह हमारे अंदरूनी मामला है। इसमें बाकी लोगों ने दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं। जब माणिकराव जी को मैंने फोन किया, माणिकराव जी, कोर्ट ने ऐसा ऐसा डिसीजन दिया है, पहला दिया था तो तुरंत स्टे मिला था, तो हमने रखा था, खाली डिपार्टमेंट चेंज किया था। लेकिन बाद में हुआ तो उन्होंने रिजाइन किया। फिर मैंने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को एक पत्र भेजी, नोट भेजी, और उसमें मैंने वो चिट्ठी में लिखा था कि हमारा ये मिनिस्टर है, उसको अभी आप उनका उन्होंने जो रिजाइन किया है वो आप स्वीकार करो, ऐसा हमने बताया। आखिरी के 5 मिनट हमारे पास। वैसे ही हमने धनंजय के बारे में भी, तब मेरे ख्याल से तुरंत ये आने वाला था असेंबली, अधिवेशन, तो अधिवेशन में फिर वापस वही हंगामा हो जाएगा। इसीलिए जब इंक्वायरी पूरी नहीं होती तब तक रुकना चाहिए। पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में पवार परिवार एक साथ आया है, वहां पे मुंबई में 20 साल के बाद 2 भाई एक साथ आए हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। उसमें से राज ठाकरे आपके करीबी दोस्त रह चुके हैं, अभी भी रहेंगे। क्या आपको लगता है कि करिश्मा कर पाएंगे मुंबई में मराठी मानुस को लेकर, जिस प्रकार की राजनीति क्या है वैभव, तब के जमाने में बाला साहब ठाकरे जी ने जब वहां शिवसेना खड़ी की, उसकी स्थापना की, तब मराठी लोग परसेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। वो बाहर निकलते थे, वोटिंग के लिए जाते थे, वो चाहते थे नहीं, अपना मराठी आदमी वहाँ रहना चाहिए। और उसी हिसाब से बाला साहब ठाकरे साहब भी ऐसा, उनको उनके स्पीचेस तब के देखे, एकदम चार्ज, तो वैसे होते हुए वो सब हुआ। अभी तब का ज़माना 50 साल पहले का ज़माना, अभी 2025 में हम हैं। अभी परसेंटेज देखो, मेरे ख्याल से 20%, शायद 20%, गलत होगा, लेकिन 20% मराठी लोग वहाँ रहे। वो तो 42% कहते हैं। अभी हम देखेंगे ना। तो आगे
तो इसीलिए वो जितना बोल देते वैसा होगा ऐसा मुझसे खुद को नहीं लगता। ये वाकई में मराठी अस्मिता को लेकर लगता है कि क्योंकि कहते हैं तो अपनी राजनीति बचाने के लिए साथ है, आपको आपका एनालिसिस क्या है इस पर? नहीं, वो मेरे ख्याल से वो साथ साथ रहेंगे क्योंकि दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो भी वैसा चाहते हैं। क्योंकि जब आप अकेले चुनाव जब लड़ते हैं और आपके बहुत से सीटें हार जाती है तो कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत प्लस करना चाहिए, तो इसीलिए वो दोनों भी एडजस्टमेंट करते हैं। दादा, कल परसों में ही राज ठाकरे जी ने एक सभा ली थी छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान पर, वहां पे एक एलईडी स्क्रीन लगाई। ये सवाल आपके लिए है क्योंकि हाल ही में अदानी जी आपके एक कार्यक्रम में आए थे और आपसे मुलाकात हुई थी, बारामती में भी आए थे। वो स्क्रीन पर राज ठाकरे जी ने ऐसा बताया कि महाराष्ट्र और मुंबई में अदानी का प्रस्ताव बढ़ रहा है, धीरे धीरे मुंबई का अदानीकरण हो रहा है और ये गवर्नमेंट की सपोर्ट से हो रहा है। यानी आने वाले दिनों में मुंबई को गुजरात से जोड़ा जाएगा, यानी मुंबई का अस्तित्व कम किया जाएगा और अदानी का महत्व बढ़ाया जाएगा। कोई देश का कुछ इंडस्ट्रिस्ट अगर कुछ स्टेट में जाके काम करेगा तो वो क्या जिस स्टेट से आता है वैसा वहाँ का सिचुएशन रहता है? बिल्कुल नहीं। आप अपने बचपन में देखो, टाटा और बिरला ये दो ही नाम लेते थे। टाटा ने तो पूरे देश में, जमशेदपुर में हो, अपने टेलको में हो, पिंपरी चिंचवड में कितने प्लांट्स अलग अलग जगह लगाए। तो तब तो किसी ने ऐसे एलिगेशन नहीं किया था। और मुझे एक बताओ, धारावी, इसके बारे में कितने गवर्नमेंट आई और कितने गवर्नमेंट गई? हर एक हम धारावी को चेंज करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे बाबा, धारावी में कभी जाके देखो कैसे लोग वहाँ रहते हैं। हमें बहुत दुख हो जाता है कि क्या है अपने महाराष्ट्र में, हम शिवशाहू फुले अम्बेडकर के नाम लेते हैं और वहाँ इतने इतने गरीब कि कुछ लोग 8-8 घंटे, यानी हम तीनों हैं, एक रूम है, 8 घंटे आपने सोने का, फिर 8 घंटे गणेश जी सोएंगे, फिर 8 घंटे अजित पवार सोएंगे, ऐसा चलता है। लेकिन मेरे आखिरी के 2 सवाल, क्योंकि टाइम कम है। एक तो ओवैसी आप पर बड़ा निशाना साध रहे हैं, बीजेपी तो कर ही रही है लेकिन ओवैसी लगातार सिर्फ आप पर ही, जहां जहां जाता हूं वहां उनकी सभाएं देखी है मैंने, एक सवाल या एक स्टेटमेंट आप पर होता ही है। वो आपको कहते हैं कि आप मुस्लिमों को डरा धमका के वोट ले रहे हैं। वो कहते हैं कि आप चाचा के हुए नहीं, लोगों के क्या होंगे। वो तमाम तरह के आरोप सिर्फ आप पर लगाते हैं। आप इसे कैसा देखते हैं? एक स्टेटमेंट गणेश जी, एक स्टेटमेंट मैंने कोई कास्ट के ऊपर किया होगा तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मैं बहुत अलग आदमी हूं, मेरी जिंदगी में ऐसा होने वाला नहीं है। मैं कल भी सेक्युलर था, आज भी सेक्युलर हूं, आगे भी सेक्युलर रहेगा। मुझे क्या कारण है? कौन सा एक स्टेटमेंट निकालो ना, वो क्या, और उनका इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? नहीं, आखिरी सवाल, पुणे पिंपरी चिंचवड में आप ताकत लगा के लड़ रहे हैं, क्या लगता है 16 तारीख को घड़ी का काटा जोर आज से? का दिन और कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट है गणेश जी। हमने 91 से चुनाव लड़ रहे, 91 में एमपी के लिए खड़ा था, 3,50,000 रुपये खर्चा आया था। आज 3,50,000 रुपया एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी अगर आपने थोड़ा बहुत किया है तो क्या अभी ये तो कहते हैं 18-18, 20-20 हजार रुपए एक वोटर को दिया जा रहा है। सही में यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है? मैंने देखा था, मेरे प्रचार नहीं में सुना भी तो होगा आपने। ये वोट, ऐसा चुनाव बहुत महंगा हो गया कहते हैं अभी। ऐसे कान पे आता है, चुनाव बहुत महंगा हो गया, ऐसा सुनने को मिलता है। तो ये कौन? बीजेपी करती है? नहीं, ये मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने को आता है कि ऐसा ऐसा यहाँ बहुत कुछ चालू है। तो पैसे का जोर या ताकत जीतेगी या अजीत पवार का काम जीतेगा? अगर लोगों ने काम देखकर वोट देंगे तो मैं जीतूंगा। और इस जीत के बाद जो भी होगा उसके बाद वापस आप सरकार में आराम से दोस्ती? नहीं, गणेश जी, सेंट्रल में हम एनडीए के साथ है, स्टेट में हम महायुति के साथ है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ,
99 से 2017 तक इतने चुनाव हुए, मेरे ख्याल से 2002 का हुआ, 2007 का हुआ और 2012 का हुआ, 3 चुनाव हुए। हमने एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े, कुछ गड़बड़ नहीं। इनको पता है JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, इतना पैसा लाया था, इतना पैसा लाया था, क्या आपको बताऊं। तो सेंट्रल तो हर एक को मदद करती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, ये ग्रोथ हब है, तो इसको तो मदद करनी चाहिए। सेंट्रल भी मदद करती है, मेट्रो के लिए करते हैं, स्टेट मदद करते हैं। अभी रिंग रोड के काम हमने चालू किए, अलग अलग एरिया में मेट्रो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ रोड्स, नेशनल हाईवे के मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने भी, इनको पता है चांदनी चौक में इतना ट्रैफिक जाम होता था, वो एक दफा आए, सब देखा, मेरे ख्याल से 550 या 600 करोड़ का काम हुआ करके दिया। अभी ट्रैफिक बिल्कुल जाम नहीं होती। पूना एक ऐसा सिटी है कि इसको, या अभी इसके हाथ में गए, उसको वहां बिल्कुल देखना नहीं। ये ऑटो हब है, यह IT सेक्टर इतना बड़ा है, उसका श्रेय तो आपको देना ही चाहिए। चंदन नगर, खराड़ी में, हिंजौड़ी में, ऐसा नहीं चलेगा। तो हम सेंट्रल से फंड्स लाएंगे, स्टेट के फंड लाएंगे, यहाँ भी काम करेंगे। यहाँ का बजट हमारा पुणे कॉरपोरेशन का 12,600 करोड़ का है, पिंपरी चिंचवड का 9,600 करोड़ का है। इस मुझे खत्म होने वाले जो फाइनेंशियल ईयर तब का, आगे का तो और बढ़ेगा, वो 10,000 के आगे चला जाएगा, ये 13,000 के आगे चला जाएगा। तो आप अपने कामों की फेहरिस्त यहाँ रख रहे हैं, तो धन्यवाद दादा, आपको हमारे तरफ से शुभकामनाएं। आपको 16 तारीख के बाद उम्मीद रखता हूँ एक मौका मिलेगा कि इसी हंसते हुए अजीत पवार का इंटरव्यू करने का एक मौका हमें मिलेगा। तो अजीत दादा पवार हमारे साथ थे और उन्होंने अपने कामों की एक फहरिस्त हमारे सामने रखी कि पुणे पिंपरी चिंचवड के लिए क्या किया। मुझे लगता है ये जवाब था खास तौर पे मुख्यमंत्री को, जो कहते हैं कि मेरा काम बोलता है, अजीत पवार सिर्फ बोलते हैं। तो अजीत पवार कह रहे हैं मैं बोलता नहीं, मैंने काम करके दिखाया। तो इन्हीं कामों को लेकर अजीत पवार जनता के बीच जा रहे हैं। 15 तारीख को चुनाव होगा और इस चुनाव के बाद अजीत पवार सेंट्रिक बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि क्या पवार परिवार एक होगा, ये जवाब भी उसी के बाद मिलेगा। अजीत पवार कितने एग्रेसिवली अभी आज सरकार में काम करते ये होगा। और हम उम्मीद रखते दादा कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए हमें और जनता को मिलते रहें। और आपका भाषण सुनने में बहुत मजा आता है, आजकल ज्यादा आ रहा है मुझे। तो मैं इसी नोट पे यहाँ अपना इंटरव्यू खत्म करता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।